हेलो स्टूडेंट, हरी सरनम लर्निंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो लर्नर्स, आज हम लोग क्लास 10th के लिए सेकेंड चैप्टर लेके आए हैं, जिसका टॉपिक है वन एवं वन्यजीव संसाधन। वन एवं वन्यजीव संसाधन। तो ये चैप्टर जो सेकेंड है, इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। पहले चैप्टर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग मतलब कर ली है। पहले चैप्टर को पूरी तरीके से संसाधन एवं विकास को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग बात करेंगे वन एवं वन्यजीव संसाधन की। तो सबसे पहले बहुत ध्यान से समझिए, इनका प्रयास करिए। टॉपिक का जो नाम है वन एवं वन्यजीव, क्या नाम है? वन एवं वन्यजीव। इससे पहले हम संसाधन समझ चुके हैं, वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की क्या करती हैं, पूर्ति करती हैं, हमारे लिए संसाधन कहलाती हैं। लेकिन वन एवं वन्यजीव क्या हमारे लिए किसी भी प्रकार से संसाधन है? जी हाँ, बिल्कुल है। वन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी संसाधन है, क्योंकि वनों से हमें लकड़ी जलाने के लिए, लकड़ी फर्नीचर आदि बनाने के लिए, टेबल कुर्सी, ये सारी चीज़ें। और लकड़ी के साथ साथ हमें सबसे बड़ा जो मेन चीज़ है वनों से, वो है क्या? ऑक्सीजन। वो क्या है? ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करना और ऑक्सीजन को छोड़ना, तो ये बहुत बड़ा रिसोर्स है हम लोगों के लिए, बहुत बड़ा संसाधन है। इसके साथ साथ वन्य जीव के लिए क्या कहेंगे सर आप? मैं कहूँगा वन्य जीव भी हमारे लिए संसाधन है। शुरुआत में जब मानव आखेट करता था, यानी कि शिकार करता था, क्योंकि मास्टर हिस्ट्री भी पढ़ाता है, तो आखेट मतलब शिकार। तो जब आखेट करता था, वनों वनों भटकता था, अस्थायी जीवन था, तो प्रारंभिक समय में मानव द्वारा इनका पशुओं का क्या किया जा सकता था? भोजन के रूप में पशुओं का उपयोग किया जा सकता था। तो वन्य जीव भी क्या है? और एक तरीके से हमारे लिए संसाधन के बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसी चैप्टर को आज हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं, पूरा का पूरा समझने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं इस चैनल को इस वीडियो को समझने से। हम इस ग्रह पर रहते हैं, जिस ग्रह पर रहते हैं उसमें क्या है? सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वटवृक्ष, हाथी, ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारुओं के साथ रहते हैं। मतलब क्या है? छोटे छोटे जीव जंतु भी हैं और बहुत बहुत विशालकाय जीव जंतु भी हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं, अत्यधिक जैव विविधता से भरा हुआ है। जैव विविधता एक नया शब्द है, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आगे वाले सालों में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जैव विविधता का अर्थ होता है जीवों में विविधता। एक स्थान पर, किसी पर्टिकुलर स्थान को ले लिया हमने, जितने अधिक जीव रह रहे हैं, जितने अधिक, तो हम क्या कहेंगे? इनकी विविधता कैसी है? अधिक है। वहीं बड़े बड़े भी जीव रह रहे हैं, वहीं छोटे छोटे भी रह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? जैव विविधता। जीवों में पाई जाने वाली विविधता ही जैव विविधता कहलाती। ठीक। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसका हम मात्र एक हिस्सा है। हम लोग बहुत कम है, मतलब मानव एक है। मानव जैसे बंदर, भालू, शेर, बकरी, गैंडा, हाथी, सुअर, बहुत से पशु पक्षी, पहले पशु फिर पक्षी, फिर बहुत सारे पेड़, जाने कितनी प्रजातियां हैं भारत में। ठीक है, तो ये सब बिल्कुल आसान चीज़ें नहीं है, बहुत ही बड़े लेवल पे चीज़ें हो रही हैं। एक यहाँ पे फैक्ट के रूप में ये देखिए, एनसीईआरटी देती है, इसको जरूर पढ़ा करिए आप लोग। वन्य जीव और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह आकार और कार्य में विभिन्न है, परंतु अंतर्निहित अंतर्निहित भरता अंतर्निर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुथी हुई है। मतलब आप लोग देखें, आकार वगैरह में सब पशु पक्षी या फिर कृषि हो गया, कृषि फसलें हो गई, वन्य जीव हो गए, ये सब अलग अलग हैं, लेकिन अंतर जो निर्भरता है एक दूसरे के ऊपर, वो बनी हुई है। क्योंकि जैसे मैं मानव को लेके चलूँ, मानव ने यहाँ पे फसल उगाई, तो वृक्ष हैं, वो पेड़ हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, और उनसे ही मानव ने भोजन प्राप्त किया। या उनसे ही चूहों ने, उनसे ही कुल काफ़ी सारे जानवरों ने भोजन प्राप्त किया, बकरी हो गए, गाय हो गए। तो ये सारी चीज़ें क्या बताना चाहता है वो, कि बहुत सारी चीज़ें क्या हैं, जुड़ी हुई हैं उससे। ठीक है। अब भारत में वन जाति और प्राणी जाति किस तरीके से हैं, यदि आप आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो हम पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व का समृद्ध देशों में से एक है। मतलब भारत में भी जैव विविधता कैसी पाई जाती है? अच्छी जैव विविधता है। ऐसा नहीं है हम लोग खराब जैव विविधता वाले, अच्छी जैव विविधता है हमारे पास। यहाँ विश्व की सारी जैव विविधता उपजातियों में 8% संख्या है, जो लगभग 16 लाख, मतलब 16 लाख तरीके की प्रजातियां पाई जाती हैं जैव विविधता में। ठीक।
ये अभी खोजी जाने वाली हैं। इससे ज़्यादा तो कुछ बहुत तो पता ही नहीं है कि ये भी भारत में एग्जिस्ट करती हैं, ये भी भारत में उपस्थित हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप, मुझे उम्मीद है कि काफ़ी सारी चीज़ें समझ पाए होंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में लगभग 81,000 वन्य जीवन उपजातियों और लगभग 47,000 वनस्पति उपजातियां पाई जाती हैं। वनस्पति उपजातियों में लगभग 15,000 उपजातियां भारतीय मूल की स्थानीय ही हैं। ठीक है, 81,000 वन्य जीव अलग अलग तरीके के, 47,000 वन्य जीव अलग अलग वनस्पति, पेड़ पौधे वृक्ष आदि सब कुछ अलग अलग तरीके के, और उनमें से 15,000 तो केवल और केवल भारत में ही एग्जिस्ट करती हैं और कहीं नहीं, वो मूलतः भारतीय ही हैं। ठीक, कुछ अनुमान यह है कि भारत में लगभग 10% वन वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ से ये बहुत समझने वाली बात है। जब आप देखिए, मैं थोड़ा सा रफ पेज ले लेता हूँ, ये वाला यहाँ जगह है। जब आप ये देखिए, पहले इस क्षेत्र में, पहले हम कहें इस क्षेत्र में, इतने में जितना मैं कवर किया हूँ, इस क्षेत्र में पहले जंगल हुआ करते थे और इनमें विभिन्न प्रकार की जातियाँ, पेड़ पौधे, पशु आदि सब ऐसे गुथे हुए रहते थे। ठीक, पहले ऐसे बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से इसमें भरे पड़े थे और मानव बस्तियाँ यहाँ तक सीमित थीं। ऐसे बस्तियाँ हुआ करती थीं। अब मानव ने अपनी बस्तियां बढ़ाते हुए इन पेड़ पौधों, इन वनों को समाप्त कर दिया है और धीरे धीरे ये पूरी पूरी की पूरी ये क्षेत्र जो था वो अब कवर कर लिया गया है। ऐसे मानव का हस्तक्षेप सभी जगह हो गया है, सभी जगह। कुछ क्षेत्र ही ऐसा बचा है जहाँ पे मानव अभी भी, कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे मानव अभी भी नहीं जा रहा, बहुत कम ही क्षेत्र है। तो मानव के इधर जाने से क्या हुआ, ये जो विभिन्न प्रकार की जातियां हैं उन पर संकट आ गया, उन पर लुप्त होने का संकट आ गया, उनका आवास छिन गया। सबसे बड़ा रीजन है आवास छिन जाना। आपका ये घर था, इसमें कोई भी जानवर रहता था, यहाँ से जाता था आता था, अब उसका आवास खत्म कर दिया, तोड़ दिया आपने और आपने अपना घर बना लिया। जिससे क्या हुआ, उस जानवर का जब आवास नहीं रहा तो वो निकल के दूसरी जगह गया, दूसरी जगह पता लगा किसी और जानवर ने उस पर अटैक कर दिया और उसका खत्म। या उसको आवास नहीं मिला, दूसरी जगह आवास बनाने का प्रयास कर रहा था, तब तक उसकी डेथ हो गई किसी मौसम के कारण। ठीक, तो ये बहुत, आवास एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके साथ साथ हम लोगों ने हस्तक्षेप किया है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। और साथ ही साथ मौसम परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। किसी पेड़ को ज़्यादा वर्षा चाहिए होती थी, कहीं वर्षा पहले हो रही थी पर्याप्त, और अब वर्तमान में पता लगा कि 2 साल वहाँ वर्षा ही नहीं हुई, कम वर्षा हुई, तो वह पेड़, वह प्रजाति धीरे धीरे संकट में आई। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे क्या हो रहा है कि ये लुप्त होने के कगार में है। कैसी, कौन कौन सी हैं, इनमें से चीता एक नाम है, चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल, जंगली चित्तीदार उल्लू और मधुका इनसिग्निस, महुआ की जंगली किस्म है। ठीक है, हुबरडिया, हेप्टान्यूरोन। तो ये सारे पौधे की भी प्रजातियां कुछ हैं जो वास्तव में क्या है, इन पर खतरा पहुंच चुका है, ये लुप्त होने वाली हैं। आइए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। लुप्त होने वाली जो जातियां हैं, तो इनको किस आधार पे मतलब बचाया जा सकता है, इसके लिए क्या काम हो सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले ये समझिएगा। अब जैसे मैंने कहा, ऊपर बताया था, अब ये सुनिएगा, यहाँ पे पता लगाया हमने कि काफ़ी सारी चीज़ें लुप्त होने वाली हैं। ये हमें लग रहा है, ये हमारे अनुभव हैं, हमें लग रहा है कि ये वाला जानवर लुप्त हो जाएगा, वो वाला जानवर लुप्त हो जाएगा। चीज़ें काफ़ी अनडिफाइन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो क्या करना चाहिए इनसे हमें बचाने के लिए, कौन सी जातियाँ ज़्यादा संकट में हैं, कौन सी जातियाँ कम संकट में हैं। तो सबसे पहले इनका वर्गीकरण होना चाहिए। हम कुछ को बताएं कि ये बहुत ज़्यादा संकट में है, हम कुछ को बताएं कि ये संकट में है, मतलब इन पे संकट है लेकिन इन पे ज़्यादा संकट है, इन पे थोड़ा सा कम संकट है। फिर हम बताएं कि कुछ जातियाँ ऐसी हैं जिन पे थोड़ा सा संकट है लेकिन वो अभी इतनी सीरियस नहीं है, और कुछ जातियाँ ऐसी हैं जिन पर अभी लगभग कोई संकट नहीं है, वह आसानी से सरवाइव कर रही हैं, उनकी संख्या भी ज़्यादा है। इनकी संख्या ज़्यादा है तो संकट कम है, क्योंकि अभी ये जनन प्रजनन के द्वारा फिर से
और भी जाति उत्पन्न हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन पे थोड़ा सा खतरा है, इन पे थोड़ा सा और ज़्यादा खतरा है, इन पे बहुत ज़्यादा खतरा है। तो हमें सबसे पहले इनको टैकल करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इनको सुरक्षित करना पड़ेगा, इनको बचाने का प्रयास करना पड़ेगा। इसी कारण से भारत में और भी कई जगहों पर सब लोग अपना अपना बांट के रखते हैं। भारत में जातियों को विभिन्न आधार पे बांटा है, वनों को, जाति, इनको सबको कैसे बांटा है? संकटग्रस्त, सामान्य जाति, अति संकटग्रस्त, विलुप्त जाति, सुबोध, ये सारी हैं। ठीक है भाई, तो हम लोग चलिए अब इनको समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। आओ हम विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाएं और अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण IUCN के अनुसार, देखिए ये भारत ने नहीं बांटा है, यहाँ पे देखिए अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ है कोई, IUCN, ठीक है, इसने बांटा है, इसने बांटा है। कौन सी? सबसे पहली है सामान्य, सबसे पहली है सामान्य जाति। ये वो वाली सामान्य नहीं है कि हम ब्राह्मण हैं, ठीक है भाई, ये वो वाली सामान्य जाति नहीं है, ये सामान्य जाति पहली है। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। मतलब अभी इन पे कोई खतरा नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इनके, काफ़ी सारे जो है वो संख्या इनकी खूब ठीक ठाक है, भरपूर है, मतलब इन पे कोई खतरा नहीं है। क्या हो गया इनमें? पशु कर लीजिए, साल, चीड़ और कृतंक, कृंतक सॉरी। तो पशु बहुत सारे पाए जा रहे हैं, साल हो गया, चीड़ के वृक्ष हो गए, और कृंतक अब पता नहीं क्या होता है। ठीक, आ जाओ भाई। अब देखिएगा दूसरी जाति जो इन्होंने बांटी है वो है संकटग्रस्त, मतलब इस पर संकट है, संकट से ग्रस्त है। ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषय परिस्थितियों के कारण इन संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती है तो इन जीवों के जीवित रहना कठिन हो जाएगा। जैसे काला हिरण, संख्या कम है, इनको नहीं मारना चाहिए। अभी तो फिलहाल में काले हिरण की वजह से जो है अलग अलग कंट्रोवर्सी चल रही है, समझते हैं आप लोग, ठीक है। फिर मगरमच्छ हो गया, भारतीय जंगली गधा हो गया, गैंडा हो गया, शेर पूंछ वाला बंदर हो गया, संगाई हो गया, मणिपुर हिरण जो पाया जाता है। इस तरीके की जातियां जो हैं इन पर क्या है? संकटग्रस्त हैं, ये संकट में है। ठीक है भाई। अब जाइए सुबोध जातियां। ये क्या होता है भाई सुबोध? ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है निरंतर। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती हैं तो इनकी संख्या घटती रहती है और संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। अच्छा, अभी ये संकटग्रस्त नहीं है, इन पे संकट नहीं है, इनकी संख्या घट रही है। अगर ऐसे ही घटती रही तो ये संकटग्रस्त में चली जाएंगी। कौन कौन है ये संकटग्रस्त में जाने वाली? नीली भेड़ हो गई, एशियाई हाथी हो गया, गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन हो गई। ये सारी ऐसी जातियां हैं, ऐसे प्रजातियां हैं जिन पर संकट अभी थोड़ा सा है, बहुत कम संकट है, मतलब इनकी संख्या कम हो रही है। तो अगर ऐसे कम होती रही, परिस्थितियां नहीं बदली गई, हमने नहीं देखा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इन पे संकट आ जाएगा और ये फिर क्या आ जाएंगी? संकटग्रस्त में आ जाएंगी। फिर आ गया दुर्लभ। दुर्लभ का होता है बहुत मुश्किल से मिलेंगी ये आपको। तो क्या कहेंगे? इन जातियों की संख्या बहुत कम है या सुबोध है, और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती हैं तो ये संकटग्रस्त जातियों में ही श्रेणी में आ सकती हैं। ठीक है। फिर स्थानिक जातियां। स्थानिक कौन सी होती हैं? किसी विशेष स्थान पर ही पाई जा रही हैं। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां अंडमानी टील और निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल में मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही विशेष प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्रों में ही पाई जा रही हैं। फिर लुप्त, ये तो लुप्त है, ये तो खत्म। ये वे जातियां हैं, ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के लिए आवासों की खोज करने पर अनुपस्थिति पाई गई है। ये जातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरे पृथ्वी से लुप्त हो गई हैं। ऐसी प्रजातियों में एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख शामिल है। मतलब हमें पता था कि ये गुलाबी सिर वाली बतख किसी पर्टिकुलर तालाब में रह रही होगी। हम गए वहाँ देखा तालाब खाली है, वहाँ गुलाबी सिर वाली बतख नहीं है। एशियाई हाथी,
एशियाई चीता, सॉरी। तो हमने सोचा कि ये वाला जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र है इसमें एशियाई चीते पाए जाते थे। वहाँ पे गया आदमी, विजिट करा उसने, बंदे ने, लेकिन वहाँ पे अब वो चीज़ नहीं है। तो या तो ये पता हो सकता है कि उसी देश, प्रदेश या राज्य या महाद्वीप उसी से निकल गई हो, या फिर हो भी सकता है कि ये अब पृथ्वी पर ये एग्जिस्ट नहीं करते और सब इनकी पूरी संख्या मारी जा चुकी है। ठीक है, तो ये लुप्त जातियां हैं। ये देखिए कुछ विशेष यहाँ पे दिखाए भी गए हैं चित्र, तो इनमें आप देख सकते हैं कुछ लुप्त, दुर्लभ और संकटग्रस्त जातियां हैं। इनमें से कुछ लुप्त हो चुकी हैं बिल्कुल, कुछ संकटग्रस्त हैं और कुछ का तो अता पता भी नहीं है। ठीक, वे प्रतिकूल कारक कौन से हैं जिनसे वनस्पति जात और प्राणी जात का ऐसा भयानक ह्रास हुआ है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। वे प्रतिकूल कारण कौन कौन से हैं? ऐसा क्या हुआ कि चीज़ें खत्म, मतलब एक एक जाति खत्म हो रही है, कुछ कम हो रहे हैं, कुछ संकटग्रस्त हैं, कुछ सुबोध हैं, ये क्या हुआ? तो अभी हमने क्लासिफिकेशन कर लिया है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें अच्छे से? नहीं आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मैं अच्छे से डिस्क्राइब करने का प्रयास बिल्कुल करूँगा। ठीक है, यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट फैक्टर है तो नहीं क्या? हाँ, ये एक देख लीजिए, ये एक देखिए। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। 26,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो पहले किसमें था, एक वनों में था, लेकिन अब उसे 51 में पहले सर्वेक्षण हुआ और फिर 80 में हुआ। 80 में जब हुआ तो क्या हुआ, वो पूरी की पूरी भूमि अब कृषि योग्य हो गई। वहां पे जितने वन थे वो सब विनाश हो गया उनका वन का। तो जब इनका विनाश होगा तो क्या होगा? सीधा सीधा पता है कि वो जातियां जो वहां रह रही थी उन पर संकट आया। चलिए ठीक, बड़ी विकास परियोजनाओं ने वनों को बहुत संख्या में नुकसान पहुंचाया है। 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। वनों की बर्बादी में खनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व और डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कहाँ नोट कर सकते हैं? जब आप ये बताएंगे कि क्यों खतरा इन पे उत्पन्न हो रहा है, तो आप बताएंगे कि ये डाटा भी आप दे सकते हैं कि सन 1951 में एक हुई सर्वे, फिर उसके बाद सर्वेक्षण हुआ, वन सर्वेक्षण 80 में, तो दोनों में क्या हुआ, 26,000 कुछ भूमि क्या हो गई, वनों से कृषि योग्य भूमि में बदल गई, जिससे वहाँ पे उनके आवास छिन गए और जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। जलवायु परिवर्तन हुआ, आपस में जानवर एक दूसरे को खा गए, ऐसे भी उनकी मृत्यु हुई। तो ये सारे फैक्ट आप दे सकते हैं फैक्टर। और दूसरा ये भी यहाँ पे एक दिया गया है, क्या, खनन खनन ने भी इसमें भूमिका निभाई। खनन होने से भी चीज़ें बिगड़ी। बहुत से वन अधिकारी पर्यावरणवाद ये मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी और पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाई है। ये भी चीज़ें क्या कर रही हैं, इनको भगाने का ही काम कर रही हैं। तो ये सारे जो फैक्टर हैं वो हम कह सकते हैं कि ये चीज़ें हैं। शांत घाटी में मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियाँ बांस के पौधे लगाती हुई, और ये चित्र दिए गए हैं, चित्र बहुत अच्छे से देखा करिए। सूखी पत्तियों को एकत्रित करती हुई आदिवासी महिलाएं, ये देखिए, छोटे छोटे जंगली उत्पादों को बेचती आदिवासी महिलाएं। तो आदिवासी जो लोग हैं वो अभी भी बहुत ज़्यादा कल्चरल हैं, वो अभी भी हम लोगों के कल्चर को, हम लोगों की जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको बचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बांस का पेड़ लगाए जा रहे हैं, यहाँ पे पत्तियाँ जो सूखी पत्तियाँ हैं, हरी नहीं, सूखी पत्तियों को लेके जा रहे हैं, वो जलाएंगे, उनसे अपना कुछ ना कुछ यूज करने के लिए साधन बनाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें भारत में। अब अगला यहाँ पे देखिएगा, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में वन्य जीवों के आवास का विनाश, ये यहाँ पे कारक दिए गए हैं। भारत में वन्य जीवों के विनाश के जो कारक हैं जैव विविधता को कम करने वाले, वो कौन से हैं? वन्य जीवों के आवास का विनाश, पहला नंबर। दूसरा,
जंगली जानवरों को मारना व आखेटन, आखेटन मतलब शिकार करना, मैंने पहले बताया था। पर्यावरणीय प्रदूषण, ये भी इसमें है। विषाक्तकरण और दावानल, दावानल मतलब होता है जंगल में लगने वाली आग, जंगल में आग लग जाना। पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारकों में संसाधनों का असमान बंटवारा व असमान उपभोग और पर्यावरण में रखरखाव की जिम्मेदारी में असमानता। ठीक है, ये भी सब शामिल करेंगे आप, बिल्कुल कहेंगे, मैं कहूँगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। क्या आपको ये सारी चीज़ें अभी तक समझ में आती चल रही हैं ना? वनों और वन्य जीवों का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय ही नहीं है। जैव संसाधन का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये आप नहीं कह सकते कि ये बायो का विषय है, ये बायो में पढ़ना चाहिए हमें, वो खत्म हो गई जाति, वो थी, ऐसा था वैसा था। नहीं भैया, ये सांस्कृतिक है, ये हम लोगों के समाज में चीज़ें घटने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इनका विनाश हो जाएगा तो यहाँ पे खाने पीने की समस्याएं उत्पन्न होंगी, आर्थिक रूप में भी चीज़ें नुकसान करेंगी और औषधि समाप्त हो जाएगी। सांस्कृतिक, आध्यात्म इत्यादि से जो वनों की चीज़ें जुड़ी हैं वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अब भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण, भारत में संरक्षण किस तरीके से हो रहा है वन्य जीवों का, ये भी परियोजनाएं वगैरह हैं। तो 1960 और 1970 के दशकों के दौरान पर्यावरण सर्वेक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम को पुरजोर मांग की, मतलब बहुत ज़्यादा मांग की, और भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया। फिर जब 1960-70 में मांग करी गई खूब दबा के कि बचाओ, ये करो वो करो, तो 1972 में भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 लागू किया गया। ये आपको याद रखना है, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण, आवास को बचाएं, सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम में के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव व शिकार प्रतिबंधन व वन्यजीव आवासों का कानूनी रक्षण दिया गया। मतलब जो भी जातियां संकटग्रस्त हैं, जिनको खतरा है, जिनकी संख्या कम हो रही है, तो उनको शिकार हम लोग नहीं कर सकते, उन पे हमने बैन लगा दिया कि शिकार नहीं करना है, उनकी रक्षा करनी है, उनके लिए आवास प्रोवाइड कराना, घर बनवाना उनके लिए, ये सारे काम जो है उसमें शामिल किए गए। कब आया ये? 1972 में। ठीक है, याद रखिएगा। ये कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडा और हिरन, ये गैंडे की तस्वीर दिखाई है, कांजीरंगा उद्यान है ये। ठीक, उसकी जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि के कार्य हुए। जीवों के व्यापार को रोक दिया गया, मतलब व्यापार नहीं करना है जीवों का, बेचेंगे नहीं हम लोग जीव। और कई सारी परियोजनाएं, केंद्र सरकार ने कई परियोजनाएं भी घोषणा की, जिसमें उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े हुए विशेष वन्य प्राणियों की रक्षा प्रदान करना, मतलब उनको बचाना। जिसमें कौन कौन से शामिल हो जाएंगे? बाघ हो जाएगा, बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण, हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ, घड़ियाल और एशियाई शेर, ये भी अन्य प्राणी भी इसमें शामिल किए गए। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारत का हाथी, काला हिरण, चिंगार, भारतीय गोंडवन और हिम तेंदुआ, इनको भी रक्षा करने के लिए कहा गया, और शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगा दिया गया और कानूनी रक्षण दे दिया गया, मतलब इनको हम लोग बचाएंगे। ठीक है, बाघ परियोजना, वन्यजीव संरचना में बाघ टाइगर का महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या, अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1827 रह गई है। बाघों को मारकर उनके व्यापार के लिए चोरी करना, आदिवासियों, मतलब ये भी एक 1973 में बाघ परियोजना आई। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ विभिन्न प्रकार के और भी परियोजनाएं आई, ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। फिर आता है वन और वन्य जीव संसाधनों में के प्रकार और वितरण, मतलब वन कैसे होते हैं, वन्य जीव संसाधन कैसे होते हैं, इनका वितरण किया गया है, इनका वर्गीकरण किया गया है। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे होंगे एक बार? ठीक है, क्योंकि अभी भी साला चैप्टर काफ़ी बचा हुआ है। नहीं, थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा ही है भाई, खत्म कर देंगे आज हम लोग इसको एक ही वीडियो में। वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार वितरण आ जाइए। सबसे पहले आरक्षित वन। कुछ वन कैसे हैं? आरक्षित हैं। देश में आधे से अधिक वन
क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों में सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। मतलब आरक्षित वन कैसे हैं, उनको आरक्षण दे रखा है, मतलब यहाँ पे हम लोग ना शिकार करने जाएंगे, ना ही उनको मारेंगे कुछ जातियों को छोड़कर, ठीक है, और ना ही उन पे आक्रमण करेंगे, ना ही वहाँ पे घर और बसाएंगे, अपना आसपास रहेंगे दूर दूर, ठीक। तो ये सारे यहाँ पे सुरक्षित मानते हैं इनको। फिर रक्षित, वन विभाग ने के अनुसार देश में कुल वन क्षेत्र का 1/3, ये कितने आधे, ये कितने 150, 1/2 सॉरी, मतलब 50%, ठीक। और ये कितने हैं, 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों में अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है, मतलब इनको नष्ट नहीं होने देना है, तो इनकी अच्छे से रक्षा की जाती है। फिर है अवर्गीकृत, अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। मतलब और जितनी भी भूमि, जितनी भी बंजर भूमि है, वन है, जितने भी किसी व्यक्ति के हाथ में है, तो वो सारे अनारक्षित हैं, अवर्गीकृत हैं, ठीक है। क्या आपको समझ में आई बातें? क्योंकि ये आपने कितना 50% यहाँ ले लिया, फिर 1/3 यहाँ ले लिया, बाकी क्या क्षेत्र अनारक्षित कर दिया, अवर्गीकृत कर दिया। फिर है समुदाय और वन संरक्षण। वन संसाधन की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है, आमतौर पर इस बात से अनजान है कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। भारत में कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अनेक आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इससे ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग वन जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीवावासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरों देव डाक सेंचुरी घोषित कर दी है, जिसके अपने ही नियम कानून हैं जो शिकार वर्जित करते हैं और बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन जीवों को बचाते हैं। मतलब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समुदाय और वन संरक्षण। मतलब कुछ विशेष वर्ग के लोग ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, हमारी प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं उनको बचाने के लिए वो कार्य कर रहे हैं, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ समुदाय एक पूरा ऐसा है राजस्थान में विशेषकर, और भी भारत में ऐसे होने चाहिए मैं कहूँगा। वो लोग क्या कर रहे हैं, इनको बचाने के लिए काम कर रहे हैं। वो कुछ लोग तो सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कुछ लोग सरकार को भी नहीं साथ में ले रहे, अकेले काम कर रहे हैं और इनको बचा रहे हैं, इनको यहाँ पे घुसने नहीं दे रहे, शिकार नहीं करने दे रहे हैं, इनके लिए अच्छे आवास उपलब्ध कराना, इनको भोजन देना, इस तरीके के अच्छे से वहाँ पे कार्य चल रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, समुदाय का किसी न किसी वन संरक्षण में योगदान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भारत में हो रहा है। इसके साथ ही आपने सुना होगा हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ भैया, हिमालय में। कई क्षेत्रों में वन कटाई रोपण कामयाब रहा, अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। मतलब चिपको आंदोलन वो भी ठीक। बीज बचाओ आंदोलन, नवदायन, बीज बचाओ मतलब रासायनिक उर्वरक नहीं डालने हैं, अपना बीज बचाना है भारतीय मूल का, ठीक। ये भी एक आंदोलन हुआ। फिर 1988 में उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन रक्षित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। मतलब इसमें गांवों स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। मतलब गांव के लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, सरकार क्यों ऐसा कर रही है और गांव के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण बात है, समझने के बाद प्रयास करिएगा। मैं कहूँ कि मैं इस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ, यहाँ पे रहता हूँ इस अपने झोपड़ी में, और यहाँ पे ही मेरा पूरा गाँव मतलब मान के चलिए बसा हुआ है। और इधर मेरे पास ये बहुत बड़ा एक वन संपदा वाला क्षेत्र है, यहाँ पे काफ़ी वन है, काफ़ी पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, सब कुछ है, इधर वन वाला क्षेत्र है। मतलब तो मैं यहाँ के वनों के बारे में, यहाँ के पशुओं के बारे में, यहाँ की चीज़ों के बारे में जितना अच्छा जानता हूँगा, उतना अच्छा कोई यहाँ से आने वाला
यहाँ से कुछ सरकारी अधिकारी, यहाँ से कुछ सरकारी अधिकारी, यहाँ से कुछ सरकारी कमेटी आके यहाँ पे क्या उतना अच्छा कार्य कर पाएगी? जी नहीं। उतना बेहतर उनको पता ही नहीं है कि वो जानवर किस तरीके से रिएक्ट करेगा, वहाँ पे चीज़ें किस तरीके से होंगी। तो यहाँ वाला जो व्यक्ति है वो अच्छे से मदद कर पाएगा। तो कहीं कहीं केवल यहीं के लोग समुदाय काम कर रहे हैं, कहीं कहीं इनको साथ लेके, ये वाले लोग इनको साथ लेके सब लोग काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा मैं कहूँगा है। तो इस समुदाय का भी एक क्या है, बड़ा योगदान होता है किसी भी उसमें संरक्षण में, किसी भी तरीके के वन्य जीवों के संरक्षण में। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसी के साथ ये फिनिश होता है। गौतम बुद्ध की एक लाइन दी गई है, इसको पढ़ लेते हैं। पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदार पूर्ण जीवधारी है। जीवधारी है, पेड़ विशेष असीमित दयालु और उदार पूर्ण जीवधारी है, जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी के रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। ठीक है, ये गौतम बुद्ध कह रहे हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? रक्षण करना बिल्कुल अनिवार्य है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग पेड़ों की रक्षा करें, वनों की रक्षा करें। तो इसके साथ हम लोग ये फिनिश कर चुके हैं चैप्टर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम लोग इसके क्वेश्चन भी थोड़े से हैं, तो इनको भी, सॉरी ये बाहर से डिस्टरबेंस अचानक से हो गया, परेशान मत होइएगा इसके लिए। हम लोग अब ये क्वेश्चन बचे हुए हैं थोड़े से, और इनको भी हम लोग अब समझ ही लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं इसी में, और इसके साथ हम लोग फिनिश करेंगे चैप्टर को। ठीक है भाई। बहुविकल्पी क्वेश्चन सबसे पहले दिए हुए हैं, इसी के अभ्यास प्रश्न है। सबसे पहला वाला देखिएगा, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? मतलब कौन सा सही नहीं है इनमें से, ये बताना है। क्या सही नहीं है? कृषि प्रसार, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, वृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। आप बताइए भैया, आप बताइए। नहीं समझ में आ रहा? अब हमारी बात सुनिएगा, क्या कह रहे हैं? प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। मतलब जिससे ह्रास मतलब होता है कमी, प्राणी भी कम हो रहे हैं, वनस्पति जात भी कम हो रहे हैं, वह किससे कम हो रहे हैं? इसका सही कारण मतलब जिससे ये नहीं हो रहे हैं। क्या कृषि के प्रसार से प्राणी और वनस्पति को नुकसान नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। तो ये ऑप्शन गलत। वृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, बड़े लेवल पर विकास परियोजनाएं, क्या इससे विकास परियोजनाएं आएंगी तो इससे इसका ह्रास नहीं होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, पशुचारण मतलब पशुओं के लिए जाके चराई कर दी गई, क्या इससे ये नहीं होगा? और ईंधन लकड़ी इकट्ठी करी गई, क्या इससे नहीं होगा? और नीचे लास्ट ऑप्शन गा नंबर वाला, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण, शहर बढ़ रहे हैं, क्या इससे नहीं होगा? ये भी गलत है। सही कौन सा भैया? तीसरा वाला ये सही है। पशुचारण, पशुचारण में घास वास खाई फिर से उग गई। ईंधन की लकड़ी इकट्ठी करना, पेड़ पे गए आसपास से तोड़ लिए पेड़ों से लकड़ी, या नीचे पड़ी हुई सूखी लकड़ी। ईंधन वाली लकड़ी कौन सी होगी? वो पूरा पेड़ को नहीं काटेंगे, और काटेंगे भी तो कम संख्या में, क्योंकि ईंधन उतना पर्याप्त लेना है। और जब आप किसी उद्योग के लिए लकड़ी काटेंगे तो फिर अधिक काटेंगे। तो इसके लिए क्या ऑप्शन सही होगा? अगला देखिए सेकंड नंबर, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों को की सीधी भागीदारी नहीं करता है? सीधी भागीदारी, संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। इसमें ये वाला ऑप्शन सही होगा। क्यों होगा? संयुक्त वन प्रबंधन। संयुक्त वन प्रबंधन में हम लोग सभी संयुक्त रूप से, सरकार भी उसमें इंक्लूड करेंगे, सरकारी लोग भी होंगे, और उसके साथ साथ समुदाय को भी। तो इसमें समुदाय नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, सीधी भागीदारी नहीं करता है समुदाय। इसमें सीधी भागीदारी तो करता है, इसमें नहीं करता है। ये वाला सही होगा, ये रॉन्ग होगा। इसमें भी तो मानो मतलब इसमें समुदाय भी भागीदारी सीधी करेगा और सरकार भी करेगी। ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, आ जाओ भाई। निम्नलिखित प्राणियों और पौधों में उनके अस्तित्व के वर्ग का मेल करिए। ये आपको ऊपर से देखना पड़ेगा अगर आपने अभी तक इसको लर्न नहीं किया। इसको मैं एक बार मिलवा दूंगा ऊपर से देख के, फिर देखते। चलो आ जाओ भाई। काला हिरण,
सबसे पहला क्या है, काला हिरण। क्या काला हिरण लुप्त हो गया है? आप कहेंगे जी नहीं सर। दुर्लभ है, क्या संकटग्रस्त है, या सुभेद है, या फिर स्थानिक है? अंडमान जंगली सुअर, अंडमान जंगली सुअर, ये अंडमान जहाँ शब्द लिखा है ना, मतलब केवल अंडमान में पाया जाता है। क्या होगा ये भैया? स्थानिक होगा, मिला दीजिए स्थानिक। हिमालय, हिमालयन भूरा भालू, फिर गुलाबी सिर वाली बतख, ये आप कह सकते हैं लुप्त हो गई है, गुलाबी सिर वाली बतख। काला हिरण देख के आए? आ जाओ भाई, काला हिरण देख के आते हैं, कहाँ है, कहाँ गया भाई काला हिरण? दिख नहीं रहा भाई। गुलाबी सिर वाली बतख लुप्त है, ठीक। अंडमानी कबूतर स्थानिक है, ठीक। सुबेद में कौन आएगा? नीली भेड़, एशियाई हाथी सुबेद में लगा देंगे। काला हिरण संकटग्रस्त में आएगा, ठीक है। काला हिरण संकटग्रस्त में आएगा, कहाँ गया अब? काला हिरण संकटग्रस्त में लगाओ, यह संकटग्रस्त है। एशियाई हाथी सुबेद है, सुबेद। और ये हिमालयन भालू क्या होगा? दुर्लभ है, ये मुश्किल से मिलता है। तो ये सारे हो गए ना, ठीक। अब निम्न का इसका भी मेल करना है। आरक्षित वन कौन से होते हैं? आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत, ये भी अच्छा है। आरक्षित वन यहीं से याद करने योग्य है ये। सरकार व्यक्तियों के निजी समुदाय के अधीन, गलत बात है भाई। वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान, यही है आरक्षित। 50% भाग पर ये आरक्षित है। रक्षित वन, वन भूमि जो और अधिक क्षरण से बचाई जाती है, यही है, यही रक्षित है। ये वन तिहाई, 1/3 है, 1/3। और ये आपके अवर्गीकृत हैं, सरकार व्यक्तियों के निजी स्वामित्व और समुदायों के अधीन है, बंजर भूमि वगैरह, ठीक। जैव विविधता क्या है? ये हमने बताया था, जीवों में पाई जाने वाली विविधता, इस पर डिस्क्राइब कर चुके हैं, ये आप करेंगे। यह मानव जीवन के किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, ठीक है। विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति जात प्राणी जात के ह्रास के लिए कारक हैं, आप बता सकते हैं ना, ठीक है। और ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न, भारत में विभिन्न समुदायों के किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण संसाधन संरक्षण में योगदान किया है, चिपको आंदोलन से लेकर सब कुछ आप बता सकते हैं। वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों का एक निबंध लिखिए, ठीक है। रीति रिवाज, वन एवं वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज। रीति रिवाज कैसे सहयोग करेंगे? आपने अपने यहाँ देखा होगा, वट वृक्ष की पूजा होती है, गाय की पूजा होती है हिंदू धर्म में, और विभिन्न धर्मों में अलग अलग चीज़ें हैं, और ये सब क्या कहेंगे आप, ये सब एक रीति रिवाज हैं जो हम लोगों के कल्चर में रीति रिवाज इंक्लूड करे गए हैं रक्षण के लिए। अब तीसरा जो चैप्टर होगा वो होगा जल संसाधन। इसको हम अगले वीडियो में लेके आएंगे, अगले चैप्टर को, तीसरे वाले को, जल संसाधन को। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हरी सरनम लर्निंग हब को। थैंक यू लर्नर्स, जय श्री हरि। मिलते हैं नई वीडियो में।